नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा आज अपने इतिहास विषय के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, उसको पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम्स में, चाहे वह आईएएस के प्री एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या इतिहास के, अभी एक खुशखबरी की बात हमारे लिए ये है कि अभी अपने जो इतिहास विषय के जो पद हैं, केंद्रीय विद्यालय के टीजीटी और पीजीटी के पद आ गए हैं। जो साथी इतिहास विषय में इस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसकी तैयारी को प्रारंभ कर दें, बिल्कुल भी समय को वेस्ट नहीं करें। अब वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? यदि प्रश्न बन जाए कि इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और कौटिल्य भी कहता है कि राजा को कुछ न कुछ समय, अपने दिन का कुछ न कुछ समय इतिहास को मनन करते हुए और इतिहास से शिक्षा लेते हुए व्यतीत करना चाहिए। ईएच कार ने, ये इतिहास दर्शन में भी आ जाता है ये प्रश्न, कि ईएच कार के अनुसार इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच चलने वाला अनंतहीन या अनवरत संवाद है। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, आईएएस में आ चुका है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? प्राचीन काल, हिंदू काल, मध्यकाल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। 1904 में विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में, देखो, 3 भागों में बांटा। ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत को 3 कालखंडों में जेम्स मिल ने बांटा है। किंतु 1904 में जो विंसेंट आर्थर स्मिथ आते हैं, उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को व्यवस्थित ढंग से लिखने का प्रयास किया। पूरे भारतीय इतिहास की तथ्यों को, सामग्री को उन्होंने व्यवस्थित रूप देते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास को 1904 में दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से लिखा, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। अब बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की। अलेक्जेंडर कनिंघम मूलत मुद्रा शास्त्री थे। ये नेट में आ चुका है प्रश्न की, आईएएस में आ चुका है कि अलेक्जेंडर कनिंघम मूलत क्या थे? मुद्रा शास्त्री थे। उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों के क्या नाम थे? यह रिसर्च में भी आता है और इतिहास के पेपर में, सब्जेक्ट के पेपर में, क्योंकि अभी केवीएस के भी एग्जाम है, अभी केवीएस के भी फॉर्म आज खुल गए हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छा चांस है जिन साथियों ने इतिहास विषय में कार्य करना चाहते हैं, इतिहास विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। दिस्पूत ऑफ भरूच, एशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यह पुस्तकें किसकी है? यह पुस्तकें एशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दिस्पूत ऑफ भरूच किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक अलेक्जेंडर कनिंघम की है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। अब बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत में। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रमाणिक है। यदि भारत के इतिहास को जानना हो तो पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रमाणिक है, क्योंकि कई यूरोपीय लोग मानते हैं, या यूरोपीय विद्वान मानते हैं कि भारतीयों को इतिहास लेखन की कला का ज्ञान ही नहीं था। मुख्य खुदाई में निकली सामग्री अभिलेख, सिक्के, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियां या भित्ति चित्रकारी आदि है। ठीक है। पुरातात्विक उत्खनन 2 प्रकार का होता है, लंबवत और क्षैतिज। देखो, यहाँ मुख्य बात यह है कि लंबवत उत्खनन जो होता है, बात करें लंबवत उत्खनन की, यदि बात करें लंबवत उत्खनन में क्या होता है? केवल काल का मापन होता है। लंबवत उत्खनन में क्या होता है? केवल किसी संस्कृति के केवल काल का मापन होता है। किसमें? लंबवत उत्खनन में। यदि क्षैतिज उत्खनन की बात करें, तो इस उत्खनन में किसी सभ्यता या संस्कृति के संपूर्ण स्वरूप को उजागर किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में की गई। किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। कब की गई? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे।
कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता भी कहा जाता है या जन्मदाता भी कहा जाता है। 1902 में जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व विभाग को सुव्यवस्थित या पुनर्व्यवस्थित किया। अब अभिलेखों की बात कर लेते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र भी कहते हैं या एपिग्राफी भी कहते हैं। एपिग्राफी भी कहते हैं। यदि प्रश्न बन जाए पुरालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। यदि लिपियों का अध्ययन हो, यदि लिपियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यदि एग्जाम में आ जाए या एग्जाम में आ भी रखा है तो पेलियोग्राफी कहते हैं। पेलियोग्राफी कहते हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा की मोहरों पर मिले हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे प्राचीन अभिलेख, यदि सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो बागजकोई जो तुर्की में, वह सबसे पुराना अभिलेख, और जो कि बागजकोई एशिया माइनर में स्थित है, तुर्की में विशेषकर तुर्की में है। ठीक है, यह 1400 ईस्वी पूर्व में मिला। कब मिला? 1400 ईस्वी पूर्व में मिला। बागजकोई अभिलेख की खोज हुगो विक्लर ने की। किसने की? हुगो विक्लर ने। कब की? 1907 में। बागजकोई अभिलेख की लिपि कीलक या किलाक्षर है। बागजकोई अभिलेख की लिपि कीलक या किलाक्षर है एवं भाषा बारोपीय, हिंद बारोपीय है। बागजकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं, बागजकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं, 4 वैदिक देवताओं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। यदि मैं बोलता हूं एग्जामिनर आजकल स्मार्ट हो गए, नाम न पूछकर ये पूछ ले कितने वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है, तो कितने? 4 वैदिक देवताओं का। इसमें हित्ती या हिटिट या मितानी राजाओं के बीच में जो संधि हुई थी, उसमें देवताओं को, इन 4 देवताओं को, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य को साक्षी माना गया। इस बात का उल्लेख मिलता है। किकुल्ली अभिलेख भी, यदि किकुल्ली अभिलेख की बात करें, किकुल्ली अभिलेख पूछ ले कि कहाँ स्थित है, तो यह बागजकोई एशिया माइनर यानी कि तुर्की में स्थित है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कुछ विद्वानों ने बस्ती से प्राप्त पिपरा या पिपरवा के कलश लेख को, किंतु कुछ विद्वानों ने अजमेर से प्राप्त बडली अभिलेख को भी अशोक के अभिलेखों से प्राचीन माना है। बडली अभिलेख की तिथि क्या है? 483 ईसा पूर्व। अब बात कर लेते हैं, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पिपरवा नामक स्थान से मिला है। यदि पूछ ले भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला? बस्ती जिले के पिपरवा नामक स्थान से मिला है, जिसे बुद्ध की मृत्यु के बाद शाक्यों ने उत्कीर्ण करवाया था। यानी कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उसे शाक्यों ने उत्कीर्ण करवाया था। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के गोरखपुर स्थित सौगरा और से मिला ताम्रपत्र और महास्थान जो कि बंगाल में स्थित है, जो अभिलेख है उसमें अशोक के पहले के हैं, किंतु अभिलेखों की नियमित परंपरा अशोक ने की। हमें इस बात का ज्ञान है कि अशोक ने साम्राज्य के विभिन्न भागों में शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख आदि प्रतिस्थापित करवाए। तो इससे हमें पता लगता है कि अशोक को नियमित रूप से अभिलेख लगाने की परंपरा में रुचि थी। यदि हमसे पूछ ले कि अशोक ने ये अभिलेख लगवाने की परंपरा कहाँ से ग्रहण की थी? दारा प्रथम यानी कि डेरियस प्रथम, जो कि एक ईरानी क्षत्रप या ईरानी शासक था, उससे ग्रहण की। भारत में यदि प्रश्न बन जाए भारत में सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से मिले? मैसूर से मिले हैं। पर्सिपोलस, नक्शरुस्तम, बहिस्तून, पर्सिपोलस, नक्शरुस्तम में बहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने सिंधु घाटी क्षेत्र, नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आईएएस में आया था थोड़े दिन पहले, 2-3 साल पहले, कि नक्शरुस्तम अभिलेख को किस, और ये नेट में भी आ चुका है पहले 5-6 साल पहले, कि नक्शरुस्तम अभिलेख को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस अभिलेख को डीएनए अभिलेख कहा जाता है? तो नक्शरुस्तम अभिलेख को डीएनए अभिलेख भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अशोक के अभिलेख मैंने बता दिया, अशोक ने दारा प्रथम या डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर, जो कि ईरानी शासक या क्षत्रप था,
से प्रभावित होकर अपने अभिलेखों को प्रारंभ किया। अशोक के अभिलेखों की बात कर ले तो रायचूर में स्थित कौन सा है? मास्की। यदि पूछ ले मास्की कहाँ स्थित है? रायचूर में। दतिया में गुजरा। दतिया कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश का एक जिला है, उसमें गुजरा। बेल्लारी में नेट्टूर और उदयगोलम। बेल्लारी कर्नाटक का एक जिला है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो अधिकतर अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में, केवल पश्चिमोत्तर में अर्थात उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत खैबर पख्तूनवाला स्थित शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। उसके खरोष्टी लिपि में कौन कौन से अभिलेख है? अधिकांश तो ब्राह्मी लिपि में। खरोष्टी में बात कर रहे हैं, खरोष्टी की। खरोष्टी में कौन कौन से? शहबाजगढ़ी और मानसेरा। पाकिस्तान स्थित तक्षशिला व अफगानिस्तान स्थित लघमान से जो अशोक के अभिलेख मिले वे अरामाइक लिपि के अभिलेख हैं। अफगानिस्तान स्थित कंधार के पास सेरेकुना में अफगानिस्तान स्थित कंधार के पास सेरेकुना में यूनानी तथा अरामाइक लिपि में लिखा दुभाषीय अभिलेख मिला है। कर्नूल स्थित एरगुड़ी अभिलेख में खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि दोनों में लिखा हो गया एकमात्र अभिलेख है। यदि प्रश्न बन जाए कि कौन सा अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में लिखा गया तो वह है एरगुड़ी का अभिलेख। इसे एरगुड़ी के अभिलेख को ब्रस्टोफेदन शैली भी कहा जाता है। जो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि दोनों को मिलाकर जो एरगुड़ी अभिलेख में इस लिपि का प्रयोग किया गया उसे ब्रस्टोफेदन शैली भी कहा जाता है। और यह लेखन विधि क्रमश दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि ईरान में प्रचलित अरामाइक लिपि से खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। जो अशोक के अभिलेख है ना वह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम 1750 में जोसेफ टिफलेंटर ने की। किसने की? जोसेफ टिफलेंटर ने की। जोसेफ टिफलेंटर ने कब की? 1750 में। 1837 में जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी लिपि अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि पढ़ी। ठीक है। जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन प्रथम विशुद्ध संस्कृत में लिखित अभिलेख है। विशुद्ध संस्कृत में लिखित अभिलेख है जो उज्जैन के क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है। इसकी भाषा संस्कृत है और सबसे बड़ा इसकी भाषा जो है संस्कृत है और सबसे बड़ा अभिलेख है जो कि दूसरी शताब्दी ईसा का है। जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली का, मतलब जूनागढ़ अभिलेख में चंपू शैली किसको कहा जाता है? जब गद और गद प्लस पद में जो लेखन किया जाता है गद और पद में उसे चंपू शैली कहा जाता है। और ये चंपू शैली में लिखा पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, यदि प्रश्न बन जाए कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना कौन सा है तो जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में 6 प्रकार के करों का उल्लेख हुआ है कि 6 प्रकार के कर कौन कौन से थे? बलि, कर, भाग, शुल्क, विष्टि क्या होता है? बेगार, प्रणय होता है आपातकालीन कर का उल्लेख हुआ है। स्वयंवर प्रथा पर प्रकाश डालता है। स्वयंवर प्रथा है, विष्टि का है और प्रेम विवाह का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। जूनागढ़ लेख में कुल 20 पंक्तियां हैं। जूनागढ़ का प्राचीन नाम गिरिनगर था। यदि प्रश्न आ जाए, आईएएस में आया हुआ है और नेट में आ चुका है कि जूनागढ़ का प्राचीन नाम क्या था? गिरिनगर था। इसमें कुल 3 शासकों के लेख मिलते हैं। कौन किसके मिलते हैं? अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के। जनता द्वारा रुद्रदामन का निर्वाचन हुआ था, जनता के द्वारा चुना गया था, इस बात का इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया। साथ में इसमें रुद्रदामन प्रथम को वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रतिष्ठापक भी कहा गया है। और जो मुख्य बात यह है कि जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम को भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक भी कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में आ चुका है पहले।
1999 में आ चुका है, 2004 में आ चुका है, यूपी पीसीएस में आ चुका है कि किस शासक को जूनागढ़ अभिलेख में भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है, तो वह रुद्ररमन प्रथम को कहा गया है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप निरंतर मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। मैं सदैव एक बात बोलता हूं कि रिजल्ट एक दिन में नहीं आता। आप पहले तो धैर्यवान बने, मेहनत करते जाएं और किसी फल की चिंता न करें। गीता में लिखा है ना, फल की चिंता मत कर, आप तो कर्म करते जाइए अर्जुन। तो वही बात है, आप मेहनत करते जाइए। ये निस्संदेह विद्यार्थी के मन में एक लालसा रहती है, एक भय रहता है कि मेरा भविष्य क्या होगा। निस्संदेह सभी के मन में रहता है, मुझ जैसे व्यक्ति के मन में भी यह रहता है कि मैं यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, पहले तो आ ही नहीं रहा था, अब आया हूँ तो मैं यूट्यूब में ज़्यादा कार्य कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये सब में ये भावना रहती है, क्योंकि ज़िंदगी में यदि कोई व्यक्ति बोले कि मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं बिल्कुल टेंशन लेता ही नहीं हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। कहीं ना कहीं बंदा टेंशन लेता है, किंतु ये कुछ क्षण के लिए हमारे मन में आती है, दिन में मुश्किल से 10-20 मिनट। उसके बाद हमें पुनः ऊर्जावान होकर अपने कार्य में लग जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे और शांति काल का भरपूर उपयोग करेंगे। राजस्थान सरकार ने इस बजट में बहुत ही शानदार स्कूल लेक्चर भर्ती 6 से 8 हज़ार पद आने की पूरी संभावना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। और आज केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी इतिहास विषय के पद निकल गए हैं। साथ में सेट की परीक्षा आगे है, सेट की परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है और आरएएस की भर्ती है। तो आईएएस जो साथी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो उन सबको इतिहास विषय कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता है। तो अपनी तैयारी करें, निसंदेह आप कामयाब हो, ऐसी मेरी दुआ, इच्छा, अभिलाषा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें। जय हिंद।